नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट 9 है, अर्थात ये इसकी 9वीं वीडियो है। और दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को आप पूरा देखें, इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपके लिए कैश मेमोरी और प्राइमरी या मुख्य मेमोरी के अंतर्गत रैम और रोम के बारे में बताया था। अब इस मेमोरी में हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी या बाह्य मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। इसका प्रयोग स्थायी रूप से डेटा और इन्फॉर्मेशन की भंडारण के लिए किया जाता है। देखिए, अगर हमें स्थायी रूप से डेटा या कोई भी इन्फॉर्मेशन का भंडारण करना है तो वहाँ हम सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग करेंगे, जिसको एक्सटर्नल नॉन वोलेटाइल या बाह्य मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। सीपीयू सीधे इन मेमोरी का उपयोग नहीं करता है, बल्कि वह इनपुट आउटपुट रूटीन द्वारा मेमोरी को एक्सेस करता है। यहाँ देखिए, जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो सीधे ही इन मेमोरी का उपयोग नहीं करता, बल्कि इनपुट आउटपुट रूटीन द्वारा इस मेमोरी को एक्सेस करता है। सेकेंडरी मेमोरी के कंटेंट जो होते हैं वो पहले मुख्य मेमोरी में अर्थात प्राइमरी मेमोरी में हस्तांतरित होते हैं और उसके बाद सीपीयू जो होता है वो उसका उपयोग कर सकता है। सेकेंडरी मेमोरी एक परमानेंट स्टोरेज मेमोरी है। यानी कैसी मेमोरी है? एक परमानेंट का मतलब होता है स्थायी, और स्टोरेज का मतलब क्या होता है? भंडारण। यानी यह एक ऐसी मेमोरी है जो स्थायी रूप से डेटा का भंडारण करती है। यह मेमोरी जो है प्राइमरी मेमोरी की तुलना में स्लो एवं सस्ती होती है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये प्राइमरी मेमोरी की तुलना में धीमे होती है एवं सस्ती होती है और कंप्यूटर सिस्टम के डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने और आवश्यकता होने पर बार बार एक्सेस करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। इसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो अधिक होती है और डाटा को एक्सेस करने की जो गति है वो इसमें कम होती है। अब देखिए सेकेंडरी मेमोरी की विशेषताएं। यह मेमोरी ऑप्टिकल और
मैग्नेटिक मेमोरी होती है। बैकअप मेमोरी के रूप में ये उपयोगी होती है। अगली बात देखिए, इस मेमोरी की विशेषता क्या है कि बिजली बंद होने के बाद भी इसमें जो डेटा है वो स्थायी रूप से संग्रहित रहता है, इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। अगली विशेषता देखिए, प्राइमरी मेमोरी की तुलना में यह धीमी होती है और बड़े और भारी भरकम डेटा कितना भी बड़ा हो, कितना भी भारी भरकम वाला हो, उसको इसमें कम लागत में संग्रहित किया जा सकता है, जैसे हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क का नाम आप सबने सुन रखा होगा कि आजकल जो हम कंप्यूटर काम में ले रहे हैं उनमें जो भी डेटा है वो हार्ड डिस्क में संग्रहित किया जाता है और यह एक सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। आप देखिए, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज। अब सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइसेज है, यहाँ पे देखिए इसका मैंने एक चार्ट बनाया है कि इसको किस तरह से कितने पार्टों में बांटा गया है। तो देखो, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है सीक्वेंशियल डिवाइसेज और दूसरा है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेज। ये हमने सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइसेज है इसको हमने इन दो भागों में बांटा है। अब यहां पे आपको ये ध्यान देना है कि जो ये डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस है इसको फिर तीन भागों में बांट दिया है। पहला है मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा है ऑप्टिकल डिस्क और तीसरा है मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेज। इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेज को तीन भागों में बांटा है। अब यहां पर फिर आप देखिए कि जो ये मैग्नेटिक डिस्क है इसको फिर दो भागों में बांट दिया है और ये उसके दो भाग हैं। पहला है फ्लॉपी डिस्क और दूसरा है हार्ड डिस्क। और इस वीडियो में हम इन दोनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब आगे देखिए, फिर जो ये हार्ड डिस्क है, इस हार्ड डिस्क को भी तीन भागों में बांट दिया है। पहला देखिए जिप डिस्क, दूसरा है डिस्पैक और तीसरा है विनचेस्टर डिस्क। इस प्रकार से हार्ड डिस्क को भी हमने तीन भागों में बांटा है। अब आगे देखिए कि जो ये सेकंड नंबर था ऑप्टिकल डिस्क का, अब इस ऑप्टिकल डिस्क को भी चार भागों में बांटा है। कौन कौन से चार भाग है वो आप यहां पे देखिए। पहला है सीडी रोम, दूसरा है सीडी आर, तीसरा है सीडी आरडब्ल्यू और चौथा है डीवीडी। तो इस प्रकार से ऑप्टिकल डिस्क को चार भागों में बांटा गया है। अब देखिए, जो मेमोरी डिवाइस
मेमोरीज स्टोरेज जो डिवाइस था इसको भी हमने दो भागों में बांट दिया है। और ये इसके दो भाग कौन कौन से हैं वो आप यहां पे देखिए। एक है फ्लैश ड्राइव और दूसरा है मेमोरी कार्ड। तो इस प्रकार से मैंने आपको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को किस तरह से बांटा गया है ये यहां पे मैंने बता दिया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। तो देखिए यह एक नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है। जो मैग्नेटिक डिस्क है ये नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है। इसमें डेटा जो है काफ़ी लंबे समय तक स्टोर रखा जा सकता है। ये चुंबकीय पदार्थ की बनी होती है। इसमें डाटा जो है रैंडम एक्सेस होता है। रैंडम एक्सेस का मतलब ये है कि इसमें आप जो डाटा है उसको क्रमबद्ध रूप से पढ़ना आवश्यक नहीं है। आप उसे किसी भी प्रकार से पढ़ सकते हो। और मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण हैं, पहला है हार्ड डिस्क और दूसरा है फ्लॉपी डिस्क। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं हार्ड डिस्क के बारे में। और आप सभी जानते होंगे कि हार्ड डिस्क क्या होती है और ये कंप्यूटर में कहाँ लगती है और ये क्या काम आती है। तो देखिए यह एक डेटा भंडारण डिवाइस है। हार्ड डिस्क जो होती है ये छोटे कंप्यूटर जैसे माइक्रो कंप्यूटर एवं मिनी कंप्यूटर में डाटा संग्रहण के लिए काम में ली जाती है। आज जो हम कंप्यूटर काम में ले रहे हैं ये सभी माइक्रो कंप्यूटर हैं। तो इनमें या मिनी कंप्यूटर में जो डेटा को संग्रहण करने के लिए हम हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं। यह सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होती है। आपने देखा होगा कि जो हार्ड डिस्क होती है ये सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होती है। इसकी अत्यधिक संग्रहण क्षमता के कारण इसे मास स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। और दूसरी बात, सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होने के कारण इसे ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। इस प्रकार से आप अब समझ गए होंगे कि हार्ड डिस्क का कितना महत्व है। हार्ड डिस्क जैसा ही इसके नाम से ज्ञात है कि यह हार्ड होती है और ये एल्युमिनियम या मिश्र धातु की बनी होती है। हार्ड डिस्क जो है एल्युमिनियम या मिश्र धातु की बनी होती है और इसकी जो दोनों सतहों पर मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। हार्ड डिस्क का जो आकार है वो उसकी संग्रहण क्षमता द्वारा निर्धारित किया जाता है। आपने देखा होगा कि बाजार में हार्ड डिस्क 40 GB की भी मिलती है, 80 GB की भी मिलती है,
120 जीबी की, 200 जीबी की, 480 जीबी की, 500 जीबी की, आजकल 1 टीबी की, 4 टीबी की और इससे भी अधिक बाजार में उपलब्ध हैं। हार्ड डिस्क के बारे में और देखिए महत्वपूर्ण बिंदु। हार्ड डिस्क में डेटा जो होता है वो रैंडम एक्सेस ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। सबसे मेन विशेषता इसकी ये है, रैंडम एक्सेस का मतलब ये होता है कि डेटा को हम किसी भी क्रम में प्राप्त कर सकते हैं और बिजली बंद होने पर भी हार्ड डिस्क अपने डेटा को बरकरार रखती है। हार्ड डिस्क का जो आविष्कार है वो 1956 में IBM कंपनी ने किया था। हार्ड डिस्क को हार्डवेयर ड्राइव, HD और HDD के रूप में भी जाना जाता है। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी हार्डवेयर डिवाइस है। ये HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव और HD का मतलब होता है हार्ड डिस्क। इस प्रकार से हार्ड डिस्क के कई नाम हैं। तो इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, जो कंप्यूटर पर डेटा को परमानेंटली स्टोर और रिट्रीव अर्थात पुनः प्राप्त करना ये करता है। हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर पर जो डेटा होता है उसको परमानेंटली स्टोर करता है और रिट्रीव करता है। एक हार्ड डिस्क अनेक प्लेटों से मिलकर बनी होती है। जो हार्ड डिस्क जो होती है ये अनेक प्लेटों से मिलकर के बनी होती है तथा प्लेटों को एक के ऊपर एक ढेर बनाकर रखा जाता है और प्लेटों पर आपने देखा होगा, प्लेटों पर अनेक अदृश्य वृत्त होते हैं। उन वृत्त को हम क्या कहते हैं? ट्रैक कहते हैं। उनको ट्रैक कहते हैं और ट्रैक जो होते हैं ये सेक्टर में बटे हुए होते हैं, यानी इनको सेक्टर में बांटा जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हार्ड डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने की जो प्रक्रिया है वो फॉर्मेटिंग कहलाता है और डेटा को ट्रैक में सेक्टर पर ही स्टोर किया जाता है। हार्ड डिस्क की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी जो है सीगेट है। ये सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है सीगेट। हार्ड डिस्क में एक रीड या राइट आर्म होता है। रीड मीन्स पढ़ना और राइट मीन्स लिखना, जिसका कार्य प्लेटों से डाटा को रीड एवं राइट करना होता है। आगे देखिए, हार्ड डिस्क की जो गति होती है वो आरपीएम में मापी जाती है। आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। आरपीएम का तात्पर्य ये है कि हार्ड डिस्क की जो प्लेटें होती हैं वो 1 मिनट में कितना चक्कर लगाती हैं। आपने सी ड्राइव का नाम सुना होगा, कंप्यूटर में एक डी ड्राइव का भी नाम सुना होगा। तो जो सी ड्राइव होती है
ये कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट हार्ड ड्राइव है जिसमें सभी प्रोग्राम स्टोर होते हैं और यहीं से चलाए जाते हैं। हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम से किस प्रकार जुड़ी होती है, इसके आधार पर हार्ड डिस्क को हमने किस प्रकार बांटा गया है, अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, मुख्य रूप से तो हार्ड डिस्क दो प्रकार की होती हैं। आपने देखा होगा, एक पाटा और एक साटा। लेकिन आजकल कुछ नई और प्रकार भी आए हैं। तो सबसे पहले हम पाटा के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, पाटा जो है इसका पूरा नाम है पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट हार्ड डिस्क। ये पाटा का पूरा नाम है, या मैंने आपकी सुविधा के लिए इसको हिंदी में भी लिख दिया है, पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। यह सबसे पुराने प्रकार की हार्ड डिस्क है। सबसे पहले जो हार्ड डिस्क आती थी वो पाटा आती थी। इसका प्रयोग पहली बार 1986 में किया गया था। यह कंप्यूटर से जुड़ने के लिए ATA का मतलब है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट इंटीग्रेटेड स्टैंडर्ड का उपयोग करती है। इसे पहले इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स IDE के नाम से भी जाना जाता था। इसको पहले IDE के नाम से भी जाना जाता था। पाटा जो है ये एक मीडियम स्पीड की हार्ड डिस्क है और पाटा का जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो 133 MB पर सेकंड के लगभग होता है। पाटा मैग्नीशियम का उपयोग कर डेटा को स्टोर करती है। तो ये पाटा हार्ड डिस्क के बारे में हुआ। अब हम पढ़ेंगे साटा जो है हार्ड डिस्क के बारे में। तो साटा का जो पूरा नाम है वो है सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट हार्ड डिस्क। वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे कंप्यूटर में या लैपटॉप में इस प्रकार की हार्ड डिस्क का उपयोग होता है। आज जो हम कंप्यूटर में या लैपटॉप में जो हार्ड डिस्क देखते हैं वो साटा है। ये पाटा ड्राइव के मुकाबले साटा हार्ड डिस्क की जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो अधिक होती है। साटा की डेटा ट्रांसफ़र स्पीड लगभग 150 MB पर सेकंड से 600 MB पर सेकंड तक होती है। साटा केबल काफ़ी पतली और लचीली होती है जो पाटा केबल के मुकाबले अधिक बेहतर होती है। आगे देखिए, हार्ड डिस्क का एक प्रकार है SCSI हार्ड डिस्क। इसको हम कहते हैं स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस हार्ड डिस्क। इस प्रकार की जो हार्ड डिस्क होती हैं वो कंप्यूटर से जोड़ने के लिए छोटे कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस का उपयोग करते हैं। ये IDE अर्थात इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स हार्ड ड्राइव के समान है और SCSI हार्ड डिस्क नए वर्जन
16 बिट अल्ट्रा 649 की डाटा ट्रांसफर स्पीड लगभग 640 MB पर सेकंड तक है तथा यह 12 मीटर की लंबाई वाली केबल के साथ 16 डिवाइस कनेक्ट कर सकती है। यानी SCSI से हम एक साथ 16 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी हमको ध्यान रखना है। और अब देखिए SSD, आजकल ये हार्ड डिस्क बहुत ही प्रचलन में है, बिल्कुल नई तकनीक की हार्ड डिस्क है और इससे क्या है, कंप्यूटर की जो स्पीड है वो भी बहुत तेज हो जाती है। यह एक नवीनतम तकनीक की हार्ड डिस्क है जो फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है। इसकी डाटा एक्सेस की गति जो है बहुत तेज होती है और SSD की जो स्पीड है वो 500 Mbps होती है, अर्थात 500 मेगाबाइट पर सेकंड। और SSD की कीमत जो है वो HDD ड्राइव के मुकाबले अधिक होती है, यानी ये थोड़ी महंगी होती है। अब हार्ड डिस्क के बाद हम पढ़ेंगे फ्लॉपी डिस्क के बारे में। फ्लॉपी डिस्क माइलर प्लास्टिक से निर्मित एक वृत्ताकार चकती होती है जिसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है। फ्लॉपी डिस्क आपने खूब देखी होंगी। इनमें क्या है, आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है और ये वृत्ताकार होती हैं, गोल गोल होती हैं। इसकी दोनों सतह पर भी हार्ड डिस्क के समान संकेंद्रीय ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं। डेटा इन्हीं ट्रैक्स और सेक्टर्स में संग्रहित होता है। फ्लॉपी डिस्क को डिस्क या डिस्केट या रैंडम स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। यह एक ऐसा डेटा स्टोरेज डिवाइस है जिसका आविष्कार 1967 में एलन सोगार्थ द्वारा किया गया था। फ्लॉपी डिस्क का व्यास 3.5 इंच, 5.25 इंच एवं 8 इंच होता है। ये दो प्रकार की होती हैं, एक माइक्रो फ्लॉपी और एक मिनी फ्लॉपी। माइक्रो फ्लॉपी का जो व्यास है, ये विकास की जगह आप व्यास कीजिए तो इसका जो व्यास है वो 3.5 इंच होता है। इसकी स्टोरेज क्षमता 1.44 MB से 2.8 MB होती है, जबकि मिनी फ्लॉपी का व्यास 2.25 इंच होता है और इसकी स्टोरेज क्षमता 1.2 MB अर्थात 1.2 मेगाबाइट होती है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में, अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने सगे संबंधियों में शेयर करें ताकि उन सभी को इनका लाभ मिल सके। एक बार पुनः आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।